हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक पॉलिटी से रिलेटेड है। टॉपिक का नाम है मॉडल टेनेसी एक्ट, जो कि 2021 में लाया गया था। हाल ही में इसे कुछ राज्यों द्वारा इस कानून को अनुमोदित किया गया है, यानी अपने यहाँ के जो कानून राज्यों के थे उनमें संशोधन किया गया है, इसलिए ये चर्चा में बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम, जैसा कि हमेशा देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो अगर आए हुए हैं तो उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हालांकि भी इससे डायरेक्ट किराएदारी से रिलेटेड कोई कानून नहीं मतलब यूपीएससी द्वारा नहीं पूछा गया है, लेकिन ये यूपी पीसीएस द्वारा 2020 के एग्जाम में ही ये क्वेश्चन आया था, तो इसको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंस काफी बढ़ जाती है। क्या है? विद द रेफरेंस टू द मेजर ऑफ टेनेसी रिफॉर्म्स इन इंडिया विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। मतलब टेनेसी रिफॉर्म से रिलेटेड जो कानून है उससे रिलेटेड कौन सा इन स्टेटमेंट्स में क्या क्या सही है, इसमें क्या क्या शामिल होता है। मतलब रेगुलेशन टू रेंट, सिक्योरिटी टू टेन्यूर एंड कंफर्मेशन ऑफ ओनरशिप और टूनेट्स। ठीक है, तो ये हम इसके बाद अभी जो पढ़ेंगे तो उसमें आप समझ सकते हैं कि आंसर क्या होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसी हालांकि कुछ कुछ रिलेटेड है रैयतवाड़ी सिस्टम से, जो कि यूपीएससी द्वारा 2012 में पूछा गया था। रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है उसमें क्या था, जैसा कि आप अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे या फिर पॉलिटी, दोनों में ये टॉपिक आता है। इसमें क्या था कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी वहां पे सबसे पहले इसको टॉमस मुनरो द्वारा लाया गया था। इस व्यवस्था में क्या था कि जो अ, किसान और सरकार थी, इन दोनों का प्रत्यक्ष इसमें, इसका किसान और सरकार का प्रत्यक्ष संबंध था। मतलब जैसे जो किसान जो था वो डायरेक्ट सरकार को टैक्स देता था, जबकि पहले की जो व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था थी उसमें क्या था कि जो किसान थी वो जमींदारों को टैक्स देते थे और जमींदार सरकार को। तो ये उससे रिलेटेड था, जिसको मद्रास, बम्बई और असम के कुछ क्षेत्रों में इस व्यवस्था को लागू किया गया था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था। द रेंट वाज पेड डायरेक्टली बाय पीजेंट टू द गवर्नमेंट। जैसा कि अभी हमने इसमें देखा कि इसको डायरेक्ट जो किसान थे वो सरकार को पे करते थे। ठीक है, सही है। द गवर्नमेंट गेव पट्टास टू द रॉयट्स। मतलब जो किसान थे, जो इनको रैयत बोला जाता था, तो इनको ये लोग पट्टा दिया, अगर गवर्नमेंट सरकार पट्टा देती थी, ये भी सही है। द लैंड वाज सर्वेड एंड एसेटेड बिफोर बीइंग टैक्सड। मतलब उसका सर्वे और मानकीकरण किया जाता था, जिससे कि जो टैक्स है उसके निर्धारण में आसानी हो सके। ठीक है, तो ये इसके तीनों ही जो ऑप्शन थे वो करेक्ट थे। ठीक है, तो इस हिसाब से इस टॉपिक की भी इम्पोर्टेंस हमारे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और इससे रिलेटेड कुछ जो राज्य लोक सेवा आयोग हैं उनके द्वारा भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो हम सीधा चलते हैं मॉडल टेनेसी एक्ट पे। क्या है ये? तो जैसा मैंने बताया भी, कुछ स्टेट द्वारा इस कानून को, मतलब अपने जो कानून अपने यहाँ के कानून थे उनमें अनुमोदन किया गया, संशोधन किया गया। जैसे कि इसके कौन कौन? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और आसाम द्वारा। जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि जो आवास है वो किससे रिलेटेड है, वो राज्य सूची से, राज्य सूची का विषय है। लेकिन यहाँ पे कानून ही किसने बनाया? ये कानून बनाया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। किसने? आवासीय मंत्रालय ने। यानी ये कानून जो है वो राज्यों पे बाध्य नहीं है, क्योंकि ये राज्य सूची का विषय, इस पे किसी प्रकार का केंद्र का अधिकार नहीं है। तो ये कानून एक तरीके से सलाहकारी कानून की भूमिका बनाता है, यानी ये एक मॉडल प्रोवाइड करता है जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, कि आप इस मॉडल पे अपने यहाँ के कानून को परिवर्तित कर सकते हैं या फिर विनियमित कर सकते हैं। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में काफी राज्यों ने इस कानून में अपने यहाँ संशोधन किया। सबसे पहला ऐसा स्टेट बना जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, कौन सा? जम्मू कश्मीर जो था, वो फर्स्ट स्टेट था जिसने इस कानून को अपने यहाँ पारित किया। ठीक है, कब कब?
21वीं में ही इसको उन्होंने अपने यहाँ संशोधन कर लिया था। जैसा कि मैंने बताया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इस कानून को मतलब मंजूरी प्रदान की। ये किसका, 7वीं सूची की राज्य सूची का विषय है। तो इस तरीके से ये सलाहकारी ही हो जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड ओनली सजेशन फ्रेमवर्क, मैंने जैसा कि भी आगे डिस्कस किया, ये सब सलाहकारी है, ठीक है। अब हम इसके कुछ जो एक्ट था इसके कुछ हाईलाइट देख लेते हैं, इसके पॉइंट्स क्या क्या है कि ये जो एक्ट है ये क्या क्या करता है। सबसे पहले तो ये जो एक्ट है ये क्या नाम है, जो पूर्वी पंजाब शहरी किराया अधिनियम जो था उसको ये परिवर्तित कर देता है, ठीक है। किसको, जो पूर्वी पंजाब शहरी किराया अधिनियम था उसको ये परिवर्तित करके जो दूसरा मॉडल टेनेसी एक्ट को लाया गया, ठीक है। तो ये क्या करता है, इट विल कवर premises let out for residential, commercial or educational use but not for industrial use. It also was not cover hotels, lodging house in inns, ठीक है। यहाँ पे शायद इन के मतलब इसका मतलब है इंडस्ट्रीज, ओके। और यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है काटर। तो सबसे पहले ये बताता है कि इस एक्ट के अंतर्गत किस किस को शामिल किया जाता है। सबसे पहले इसमें सिर्फ जो आवासीय है लोग, मतलब जैसे कि जो लोग रहने हेतु किराया लेते मतलब रूम लेते हैं या फिर घर लेते हैं। दूसरा जो व्यवसाय युक्त, व्यवसाय युक्त मतलब जैसे जो ऑफिस वगैरह खोलते हैं, ठीक है, किसी कार्य के लिए, वो इसमें इंडस्ट्री को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। किसको, इंडस्ट्री को, जो मतलब उद्योग वगैरह लगाते हैं अपने यहाँ कुछ उत्पादन करते हैं, वो इस एक्ट के अंतर्गत नहीं आते। तीसरा इसमें किसको शामिल किया गया, तीसरा इसमें शामिल किया गया एजुकेशनल, जो यूजिस्टिक पर्पज की यूथ के लिए लिया जाता है, जैसे कि दृष्टि द्वारा मुखर्जी नगर और बत्रा, जहाँ भी अपने कोचिंग को चलाने के लिए जो किराए पे हॉल वगैरह लिए जाते हैं, तो वो सब इस कानून के अंतर्गत आते हैं। इस कानून के अंतर्गत क्या क्या नहीं आते हैं, इस कानून इस कानून में नहीं शामिल करते होटल्स को, लॉजिंग हाउस मतलब जो लॉज होते हैं रहने के, उनको इसमें शामिल नहीं करते हैं, और इंडस्ट्रीज को, ठीक है। तो इसमें इन चीजों को शामिल नहीं किया जाता है। फिर क्या है, दूसरा प्रावधान क्या, रेंटेड ओनली आफ्टर रिटन एग्रीमेंट, मतलब अगर आप कोई किराएदार है, अगर वो रेंट पे मतलब मकान लेना चाहता है, तो उसको एक लिखित एग्रीमेंट करना चाहिए। और वो लिखित एग्रीमेंट जो है जो जो क्या नाम, किराएदार प्राधिकरण होगा, यानी किराएदारी अथॉरिटी जो होगी, उसमें 2 महीने के अंतर्गत उसको अप्रूवल चाहिए होगा कि उसको ये जमा कर दे जाके, ठीक है। किसके पास, जो रेंट अथॉरिटी होगी या किराएदार प्राधिकरण के पास, ठीक है। और अगर इसमें तीसरा प्रावधान है कि अगर जो टीनेट फेल टू वेकेट प्रीमिसेस, ठीक है, अगर जो किराएदार है वो किराया देने में सॉरी, जो किराया जैसे एक अवधि तक अगर उसने उसके अंतर्गत किराया उसको नहीं प्रोवाइड किया किराएदार को, ठीक है, तो क्या होगा, उसको जो नेक्स्ट 2 मंथ है उसमें उसको डबल, कितना, डबल किराया देना पड़ेगा, ठीक है। और इसी के तहत अगर वो और 2 महीने, मतलब उस 2 महीने के बाद, तब उसको उस किराए का 4 गुना देना पड़ जाएगा। यानी जैसे अभी किसी का 10,000 रुपये किराया था, ठीक है, उसने 5 महीने के लिए ये एग्रीमेंट पे लिया था, ठीक है। अब 5 महीने कंप्लीट हो गए, लेकिन वो किराया मतलब और रहना चाहता है और सीट को खाली नहीं कर रहा है, तो उसको छठे और 7वें महीने के लिए कितना किराया देना पड़ेगा, 10 × 2 × 20,000, तो 20,000 रुपये उसको 2 महीनों के अंतर्गत देना पड़ेगा। अगर फिर भी वो व्यक्ति खाली नहीं करता है, तो आगे के जितने मंथ होंगे, 8, 9, 10, और आगे जो अथॉरिटी डिसाइड करेगी, तो उसमें इसको कितना देना होगा, 14,000, यानी 4 टाइम्स जो मूल किराया होगा उसको 4 टाइम, 14
1000 किराया उसको पे करना पड़ सकता है, ठीक है। और आगे इसमें और कुछ ज़्यादा डिटेल में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले इसका सिक्योरिटी डिपॉजिट से रिलेटेड क्या है, कि इसमें क्या है कि जैसे जो अगर हम रेंट के लिए रेसिडेंशियल पर्पज के लिए थे, तो सिर्फ 2 मंथ की ही जो सिक्योरिटी होगी वो लगेगी। यानी जैसे अगर 10,000 किराया है, तो आपकी सिक्योरिटी कितनी लगेगी, टोटल 20,000 रुपये आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा। हाँ, अगर वो क्या नाम है व्यवसाय के पर्पज से है, तो वो 6 मंथ तक की जो सिक्योरिटी है वो जमा करवा सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्या था, डिजिटल प्लेटफॉर्म, यानी इससे रिलेटेड जो भी रूल्स बनेंगे या कानून, आपको अपने दस्तावेज जितने रिलेटेड है वो सब एक डिजिटल उसके लिए प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जो कि लोकल लैंग्वेज में होगा। आप वहां पे अपनी लोकल लैंग्वेज को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सबलेटिंग, इट कैन ओनली बी डन विद द प्रायर कंसेंट ऑफ लैंड, नो स्ट्रक्चर चेंज कैन बी डन बाय टेनेंट्स विदाउट रिटन कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड। इसमें क्या है कि आप जैसे रह रहे हैं, तो आप सोचे कि हम अपना रूम या अपना मकान किसी अन्य व्यक्ति को दे दें, तो वो आप सिर्फ जब जो लैंडलॉर्ड होगा उसकी सहमति से ही कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। नो स्ट्रक्चरल चेंज, ठीक है, आप उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। और अगर ये किया जाता है, अगर आपने लैंडलॉर्ड की सहमति ले ली, उसके लिए भी आपको लिखित कंसेंट जो है वो लिखित समझौता जो है करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा क्या, चौथा क्या, 3 टायर रेडरेसल सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या, त्रिस्तरीय जो है ना निवारण प्रणाली, त्रिस्तरीय निवारण प्रणाली, यानी रेंट ट्रिब्यूनल, रेंट कोर्ट, रेंट अथॉरिटी, इनमें जो है जितने भी इससे रिलेटेड मुद्दे होंगे, तो इन तीनों में आप इनकी जो मुकदमा है वो सुना जाएगा। तो इनकी जो नियुक्त होगी वो कैसे होगी, जैसे जो राज्य सरकार है वो उस हाई कोर्ट से क्या करेगी, हाई कोर्ट से परमिशन लेगी। जो कलेक्टर है, जैसे डीएम, डीएम को ही कलेक्टर बोलते हैं, तो जो डीएम होंगे उनको परमिशन मिलेगी कि आप इनकी नियुक्ति करें। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, डीएम। इसकी सहमति से अ, उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य सरकार द्वारा डीएम की मतलब नेतृत्व में इनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। तो ये कितने, ये मामला जितना इनके पास जो भी मामला जाएगा वो 60 डेज के अंदर सुलझा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड जो 3 टायर रेडर्सल सिस्टम था, और इसकी कुछ मतलब कि किस स्थिति में खाली किया जा सकता है, उससे रिलेटेड कुछ प्रावधान है, ओके, उनको भी देख लेते हैं। जैसे अगर किसी को खाली कराना है, लैंडलॉर्ड को अगर अपना किराया मतलब मकान खाली कराना है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, वो रेंट अथॉरिटी के पास जाएगा। तो रेंट अथॉरिटी उसके संबंध में कुछ कदम उठाएगा, और वो किस आधार पे, कि अगर जैसे उसने जो किराएदार है उसने किराया देने से इनकार कर दिया होगा, ठीक है, जो मतलब पहले तय हो गया होगा, उसने उसको मना कर दिया देने से, ठीक है। अगर उसने 2 महीने से अधिक समय तक किराया ही नहीं दिया, इस स्थिति में भी खाली कराया जा सकता है। और इस तीसरा क्या है, अगर जैसे कोई इसका परिसर है, आवास में और क्षेत्र है, उसको बिना लिखित सहमत के उसने, जो किराएदार था उसने कब्जा कर लिया, तब भी इस स्थिति में भी खाली कराया जा सकता है। और चौथा क्या है, क्योंकि रैंक अथॉरिटी जो होगी उससे पहले एक नोटिस जारी करेगी। अगर वो नोटिस जारी होने के बाद भी वो उस कानून का दुरुपयोग करे, उस स्थिति में उससे वो मकान जबरन खाली कराया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ का कानून जो मॉडल टेनेसी एक्ट 2021 है वो था। थोड़ा डिटेल में इसको एक बार आप भी देख लेना, पीडीएफ आपको लिंक में प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो थोड़ा डिटेल अध्ययन कर लें, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ओके। अब हम इसके कुछ इश्यूज देख लेते हैं कि ये इसके संबंधित में इशू क्या क्या है। इशू सबसे पहले बाईपास इनफॉर्मल रेंट है। जैसे जो अनौपचारिक किराएदार होते उनके संबंध में ये कानून कुछ बात नहीं करता। जैसे अब हम लोग अगर दिल्ली में रहते हैं, तो यहाँ पे तो ज्यादातर जितने भी अगर रेंट पे मिलते हैं वो सब फॉर्मल सेक्टर के ही होते हैं। जैसे कि हम लोग जहाँ कोचिंग करते हैं,
तो वहाँ भी सारे फॉर्मली मतलब जो विधि है वो उसका पालन किया जाता है। लेकिन यही हम अपने लोकल सिटीज में देख लें या फिर लोकल एरियाज में, तो वहाँ जो किराएदार होते हैं वो आपसी सहमत से ही किराया देते हैं, या फिर जो रूल्स है वो मतलब अपना किराया का निर्धारण कर लेते हैं, उससे संबंधित जो भी तथ्य होते हैं वो आपस में डिस्कशन द्वारा ही तय कर लेते हैं। तो इनफॉर्मल सेक्टर जो था उसको इसमें नहीं लाया गया। ओवरलैपिंग एंड कंफ्यूजिंग प्रोसेस, ठीक है, ओवरलैपिंग कि इसमें कुछ ऐसे प्रावधान है जिनको मतलब विस्तृत अ, नहीं किया गया है। हालांकि कुछ एक ऐसे जैसे कि कंफ्यूजिंग इसलिए कि इसने जो पहले कानून था उसमें संशोधन ना करके सीधा उसको परिवर्तित कर दिया। हालांकि उसमें अगर कुछ परिवर्तन करना था तो वो पहले से उसमें संशोधन कर सकते थे, बल्कि पूरा कानून ही परिवर्तित कर दिया गया, ठीक है। तीसरा क्या, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ कंसर्न अर्बन लोकल बॉडी, इसमें क्या जो कलेक्टरों को रैंक अथॉरिटी की नियुक्ति करने की शक्ति दे दी गई। तो इससे क्या हुआ, जो स्थानीय प्रशासन पंचायती राज व्यवस्था है उसकी ये सीमा का उल्लंघन कर रहा है, ठीक है। चौथा क्या, रेंटल डिस्क्रिमिनेशन, इसमें भावनात्मक पक्षों को शामिल नहीं किया गया। जैसे कि कुछ होते हैं कि अविवाहित जोड़ों को किराया मतलब रूम या मकान देने से मना कर दिया जाना, या फिर कुछ इस कि आप मांसाहारी हैं, आप मांस खाते हैं तो इस आधार पर रूम भी नहीं दिया जाता है। और भी विविध शारीरिक और जाति व्यवस्था, धर्म, इन मुद्दों पे भी बहुत बार आपके साथ भेदभाव किया जाता है। तो इस कानून में उन भेदभावों को भी सम्मिलित नहीं किया गया। नो बाइंडिंग इन नेचर, क्योंकि मतलब ये राज्य सूची का जब विषय है तो कानून केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है वो बाइंडिंग नहीं है। तो इस तरीके से इसका जो प्रभावकारिता है वो थोड़ी सी कम दिखाई पड़ती है, ठीक है। इसके कुछ महत्व हम देख लेते हैं कि ये क्या है, महत्व इसके क्या है। इससे क्या होगा कि सबसे पहले इस कानून से जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगी। कैसे कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो, क्योंकि कानून के लिए विधि तहत अ, विनियमित है, तो प्राइवेट सेक्टर भी इसमें इंटरेस्ट लेगा ताकि किराए अधिक से अधिक किराया को लिया जाएगा और मुनाफे को बढ़ाया जाएगा। तो इससे क्या होगी, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी। दूसरा क्या, बैलेंसिंग राइट्स टीनेट्स एंड लैंडलॉर्ड्स इन अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट मैनर, मतलब इसमें जो किराएदार और लैंडलॉर्ड्स हैं उनको मतलब दोनों को समान रूप से उत्तरदायित्व तो ठहराया गया है, और जो प्रक्रिया है वो काफी मतलब पारदर्शी बनाई गई है, ठीक है। इसमें क्योंकि हर एक चीज का एक लिखित समझौता होगा तो इसमें किसी प्रकार के मिक्सअप होने की संभावना नहीं रह जाती, ठीक है। इससे क्या होगा, तीसरा क्या है कि ये जो रूल बनाया गया ना, इससे जो समावेशी आवासीय किराया है ना उसको बढ़ावा मिलेगा, कि मतलब एक गुणवत्तापूर्ण और एक अफोर्डेबल किराया जो है वो लिया जा सके। नहीं तो पहले क्या होता था, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, कुछ किराए लैंडलॉर्ड होते थे 6 महीने की या 1 साल उसकी आय या उसकी क्षमता से अधिक लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो ये दोनों को एक समावेशी मतलब जो है ना विकास को बढ़ावा देता है, ठीक है। चौथा इसमें क्या है कि इससे क्या होगा, जो आवास के लिए भारी कमी थी, अब पहले क्या था कि कानून जो थे उतने क्लियर नहीं थे, तो लैंडलॉर्ड्स भी डरते थे कि अपने रूम जो मकान है किराए पे देने थे, तो रूम क्या पड़े रहते थे, खाली पड़े रहते थे, जिस वजह से जो आवास थी उसकी भारी समस्या से जूझना पड़ रहा था। तो अब क्या होगा, क्योंकि उनमें भी विश्वास की भावना उत्पन्न होगी, तो लैंडलॉर्ड भी आसानी से अपने जो आ, आवास है उनको किराए पे उठा सकेंगे, ठीक है। तो ये इसके कुछ हमने महत्व देख लिए। चौथा सॉरी एक रह गया, इससे क्या होगा, इससे जो आवास है उसको संस्थागत बनाया जा सकेगा। इसका मतलब क्या है कि अब जो भी किराया वगैरह आएगा उससे ये डायरेक्ट जीडीपी में इंक्लूड किया जा सकेगा, ठीक है। तो ये भी हमारी इंडस्ट्री या फिर हमारी जीडीपी का एक फॉर्मली पार्ट बन पाएगा, ओके।
अब हम इसके कुछ मतलब देख लेते हैं, हमने इसके कंसर्न देख लिए, इसके महत्व देख लिए। अब हम इसके कुछ देख लेते हैं वे फॉरवर्ड, मतलब हमें क्या करना चाहिए या फिर आगे कर रहा है क्या होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बैलेंसिंग राइट, इसमें जो किराएदार है, ठीक है, एंड लैंडलॉर्ड, दोनों को, जो दोनों का कल्याण को इसमें देखना चाहिए, उनके कल्याणों के मध्य संतुलन बनाया जाना चाहिए। ठीक है, यानी जैसे जो किराएदार है उसके सामाजिक कल्याण होंगे और जो जमींदार है उसके आर्थिक होंगे, हित होंगे, तो दोनों में सामंजस्य बनाया जाना चाहिए। किसमें? सामाजिक कल्याण और अ, आर्थिक हितों में। सामाजिक कल्याण किसके? जो किराएदार होगा, और आर्थिक हित जो लैंडलॉर्ड होगा। ठीक है, दूसरा क्या? प्राइवेट पार्टिसिपेशन, इसमें जो क्या नाम है, निजी जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे कि अधिक से अधिक जो है मकान है उनको बनाया जा सके। ठीक है, इस तो इससे क्या होगी, जो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा 2022 तक सभी के लिए आवास, उसमें भी एक सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, इंश्योर क्वालिटी, हालांकि आर्थिक हितों के साथ साथ जो किराएदार हैं या फिर किराए से संबंधित जितनी भी सामग्री है उसके लिए मतलब एक क्वालिटी को भी मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, चौथा क्या? यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, इसको राज्यों को क्या करना चाहिए, एक रूपता लाने के लिए अधिक से अधिक राज्यों को इस कानून को अपने यहाँ अप्रूव कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगी, यूनिफॉर्मिटी होगी संपूर्ण देश में। यानी कोई व्यक्ति अगर यूपी से जाता है किसी अन्य राज्य में, मान लो महाराष्ट्र में, तो वहां भी उसको सेम प्रावधान का पहले से आइडिया होगा, तो उसको उस तरीके से उस सामान्यतः पहले आसानी से पालन कर सकेगा और किसी प्रकार की ठगी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का यूज करना चाहिए, यानी जब ये राज्य सूची का विषय है तो लोगों को, स्थानीय प्रशासन को और राज्यों को, सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए, जिससे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी मजबूती मिलेगी और इस एक्ट में भी प्रावधान किए जा सकते। ठीक है, सो नमस्कार गाइस, ये आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। हालांकि टॉपिक समाप्त करने से पहले हम इससे संबंधित कुछ चीजें बता देते हैं कि गवर्नमेंट द्वारा अभी तक आवास से रिलेटेड क्या क्या कुछ योजनाएं लाएगी, उनके बारे में इस पॉइंट में बात कर लेते हैं। ठीक है, कि क्या क्या योजनाएं लाई गई हैं अभी तक। ओके, नंबर एक क्या था? अफोर्डेबल रेंटिंग हाउस कॉम्प्लेक्स, क्या? AHRC। ठीक है, अफोर्डेबल अफोर्डेबल रेंटल हाउस। ओके, दूसरा क्या था? प्रधानमंत्री आवासीय योजना, इसके तहत क्या था, 2022 तक सभी को आवास प्रदान करना। ये मोदी जी की काफी महत्वाकांक्षी योजना है। ठीक है, तो ये कुछ जो थी अभी तक सरकार द्वारा आवास से रिलेटेड कुछ योजनाएं चलाई जा चुकी हैं। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।